एंड रज़ा आईएसपीसी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थ्योरी वीडियोस लेके आए थे, आज हम उसी टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन के साथ पूर्णावलोकन घटना चक्र का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल के वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल लिंक भेजे ताकि और आपका दोस्त भी इस चैनल की वीडियो को देख पाए। तो चलिए आज हमारा पहला इस टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी कि किसने की थी। तो एओ ह्यूम, सभी को पता होगा इसका आंसर, है ना। सभी को पता होगा कि एओ ह्यूम। ये क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह एक एक क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो एओ ह्यूम ने की थी। याद रहेगा सभी को कि एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। कहता है एलन ऑक्टेलियन ह्यूम। एओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। जो कि क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था? अग्रदूत था। कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। यानी कि एलन ह्यूम का कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदल कर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो सभी साथियों को इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसके अलावे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? सेम वही क्वेश्चन बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो वह कौन थे? असैनिक सेवक। ऑप्शन में रहेगा असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर। तो कौन थे? असैनिक सेवक थे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो अभी पढ़े हम लोग एओ ह्यूम। इसका पूरा नाम है ऑक्टेलियन एओ ह्यूम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सभी को पता होगा 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए कितनों बार क्वेश्चन पूछा है, 2006, 1999, 2010, 2013। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। क्या थे? जो अवकाश प्राप्त एक अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। यानी कि इसके प्रथम महासचिव कौन थे? स्वयं एओ ह्यूम थे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा 72 यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो सभी को याद होना चाहिए मुंबई। सभी को याद होना चाहिए कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा WC बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और संस्थापक पूछे तो एओ ह्यूम को मानेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
तो वही कहेंगे WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी था। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यानी कि कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो WC बनर्जी था। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट रिलेटिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही वर्ड को चुनना है, सही स्टेटमेंट को। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका पहला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन 1885 में हुआ था, जो बिल्कुल बात सही है। फिर दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट वाला। क्या 1885 ईस्वी क्या होता है? 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन सही नहीं था? यानी कि पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं था। 3 सही होगा, 1 गलत होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ना, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना था, ये बात बिल्कुल गलत है कि शिक्षित वर्ग इससे ज़्यादा संबंधित नहीं थे। तो यही स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं था? तो यही तीसरा वाला नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे, तो ये भी बात सही है। ऊपर इसमें से सभी 66-66 BPSC PD 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका एक्यूरेट आंसर सी हो गया। चलिए अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं एक दफ़ा। क्या था? 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा, कब? 1885 में व्योमेश बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। पहला, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। यानी कि पहला पॉइंट था देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना के दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाया जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? यानी कि बोला राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी पे ध्यान देंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका एकीकरण करना, ये मांग नहीं थी। बाद बाकी सारा का सारा सही था। पहला, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ये भी बात सही था। काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करना, ये भी पॉइंट सही था, ये भी बात था। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, ये भी बात सही था, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण करना, ये बात सही नहीं था। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण यानी कि 1885 से 1905 के पीरियड को भारतीय राष्ट्रीय का प्रथम चरण के नाम से जानते हैं। प्रथम चरण चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि यानी कि विस्तार तथा इनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण और विधान परिषदों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्रदान करना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर आदि की मांग की थी, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के एकीकरण की मांग इसमें नहीं की गई थी। जबकि इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के एकीकरण की मांग इसमें नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था?
तो एओ ह्यूम। कौन था? एओ ह्यूम। सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में जो महासचिव था वह कौन था? तो ऑक्टेलन एओ ह्यूम इसका पूरा नाम है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव सचिव एओ ह्यूम को थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? अभी हम लोग पढ़े थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। पढ़े थे हम लोग इसके थ्योरी क्लास में। कौन था? लॉर्ड डफरिन था भारत की आज़ादी के समय वायसराय। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, यानी कि कार्यकाल लॉर्ड डफरिन का पूछे तो 1884 से 1888 तक था। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्या कहकर मजाक उड़ाया था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की यह संस्था है। ज्ञातव्य है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। सभी को पता हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। इसका शासनकाल पूछे तो 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था। उसने कांग्रेस का क्या कह के मजाक हुआ था? तो बताया था ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ज्ञातव्य है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने। किसने किया था? लॉर्ड डफरिन ने बोला था। यानी कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक की बात आ जाए तो क्या मानेंगे? लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? बार क्वेश्चन आ रहा है तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सा थी? तो इसका घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी? स्थापना करना था। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना। क्वेश्चन पूछेगा लॉर्ड डफरिन के वायसराय के काल के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। ऑप्शन नंबर बी, मजाक उड़ाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? नहीं वर्ड पे ध्यान देना, नहीं था। कौन नहीं था? तो वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी नहीं था। बाद बाकी दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जस्टिस रनाडे भी थे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। अगला, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। यानी कि 1876 इसमें बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सत्र में शामिल नहीं हुए थे। याद रखना है कि 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। तो क्वेश्चन आएगा इंडियन एसोसिएशन का गठन का किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में, इन दोनों के नेतृत्व में किया गया था। और दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन या कहे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? 1883 में। फिर दूसरा सम्मेलन में 1885 में कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। यही कारण से ये शामिल नहीं थे। तो समझ में आ गया होगा सभी को कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल क्यों नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे का जब भी आ जाए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पहला में तो नहीं था, लेकिन दूसरा में इन्होंने शामिल हुआ और इसका अध्यक्षता इन्होंने किया था। याद रखिएगा दूसरा का अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी।
अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी बोल दिए, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किया था। बी नहीं होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो नहीं था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसका अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तब मुस्लिम में आया तो 33, कितना तो 33 ने भाग लिया था। कितने ने भाग लिया था? 33। 66वीं पीढ़ी का पूछा हुआ क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33 ने भाग लिया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 17 से 30 दिसंबर 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा कि कोलकाता अधिवेशन दूसरा वाला जब हुआ दादा भाई नौरोजी के समय में, तो 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों ने की संख्या मात्र 2 थी, वही दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे सम्मेलन 1887 में 81 तथा चौथे सम्मेलन में 1888 में 221 पहुंच गई थी। यानी कि कितनी तेजी से मुस्लिम की अध्यक्षता का ग्रोथ देखने के लिए मिला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नंबर 24 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, निम्न में से उस समिति का सभापति कौन नहीं था? तो उसका नाम क्या आना चाहिए? सर डब्ल्यू वेडरबर्न। इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन होगा? यानी कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई, इनमें से उस समिति का सभापति कौन था? तो सर डब्ल्यू वेडरबर्न। याद रखिएगा, सर डब्ल्यू वेडरबर्न था। अगला इसका एक्सप्लेनेशन है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में सर डब्ल्यू वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई तथा इस कमेटी के सचिव विलियम डिग्बी बनाए गए। कौन बना? विलियम डिग्बी बनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य में इंडिया नामक जनरल निकाला। जनरल क्या होता है? पत्रिका नामक होगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता के पद के लिए चुने गए थे। याद रखिएगा, मद्रास में तीसरा जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 27 से 30 दिसंबर के बीच 1887 में, उसी में इसको अध्यक्षता चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सभी को पता है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय पूछे तब ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी थे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। एक्सप्लेनेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी थे। ज्ञातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 ईस्वी को कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? ISPD 2015 का प्रीवियस क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बिल्कुल गलत है। एनी बेसेंट थी, तो स्टेटमेंट एक गलत हो गया। कौन था? एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट, सबको पता हो गया। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल स्टेटमेंट 2 सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय राष्ट्रीय क्या था? वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। बोले थे ना, कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 वाली। जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय वर्ड आ जाता बोलते सरोजिनी नायडू। अतः एक कथन असत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्षता पद के लिए चुने गए थे। अतः कथन 2 सही है।
तो ये बात सभी को समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष या यूरोपीय अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले के मारेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी कभी सदस्य नहीं रहे? यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं रहे? तो वह हकीम अजमल खां। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शन पे गौर करना है। फिरोज शाह मेहता तो थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, सर सैयद अहमद खान भी थे, लेकिन हकीम अजमल खान नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं थे। सॉरी, गलती, बार गलती हो गई। हकीम अजमल खान तो थे, इसका डी नहीं होगा आंसर। सॉरी, क्या नहीं होगा आंसर? इसका डी नहीं होगा, सर सैयद अहमद खान। थोड़ा पढ़ने में ये हो जाता है, नहीं हो पाता है, इसके लिए क्षमा मांगूंगा आप लोगों से दोस्तों। चलिए, इस एक्सप्लेनेशन पता है, सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना। सर सैयद अहमद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी सदस्य संबंध नहीं रहे, यानी कि कांग्रेस से इसका कभी संबंध नहीं था। लेकिन 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। लेकिन 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। क्या रहे? राजभक्त रहे। और डब्ल्यू सी बनर्जी हंटर में अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाइए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खान को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। और कांग्रेस के क्या बन गए? ये शत्रु बन गए थे। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के सहयोग से संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यानी कि द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्म शास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। याद रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तभी हम लोग पढ़े हैं कौन नहीं चुना गया, तो बाल गंगाधर तिलक। यहाँ ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक है, सर सैयद अहमद खान नहीं है। बाल गंगाधर तिलक भी कभी अध्यक्ष की पोस्ट के लिए नहीं चुना गया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। लाला लाजपत राय जिन्हें लोग प्राय शेर पंजाब या पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बिल्कुल सही है। वे अन्य इंडिया यानी कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी है। तो पूछेगा क्वेश्चन अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय थे। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल और आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही और 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 ईस्वी में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन कब किया था? 1923 ईस्वी में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष तथा जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। मोतीलाल नेहरू ने गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे, यानी कि तिलक कौन थे? तो महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा संपादन किया, यानी कि पूछेगा क्वेश्चन केसरी और मराठा संपादन किसने किया? तब वह किसका? बाल गंगाधर तिलक। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था लखनऊ अधिवेशन में का प्रसिद्ध नारा दिया। किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अभी पढ़े हम लोग तो एनी बेसेंट। भारतीय वर्ड लगता भारतीय राष्ट्र की प्रथम भारतीय महिला तब सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन 1900 ये इसका एनी बेसेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो वह लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय। अच्छा क्वेश्चन, लाल बाल और पाल, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो लाला लाजपत राय बना। इन तीनों में से पूछे तो लाला लाजपत राय का याद रखिएगा। त्रिगुट सम्मेलन क्या होता है इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन थ्योरी में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। कौन रही। एनी बेसेंट रही। इनमें से चुनना है, इनमें से, तो इनमें से एनी बेसेंट। अगला, निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो वह कोलकाता अधिवेशन 1917 में महिला को अध्यक्ष चुना था। याद रखिएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट थी। सबको याद है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला तो श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो डी मारेंगे, एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 20 केसेस में श्रीमती एनी बेसेंट ही होगी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अब आ गया भारतीय महिला, तब हम यहाँ पे गौर करके मारेंगे सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय और लगे ना। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सरोजिनी नायडू। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है। सरोजिनी नायडू का शासनकाल याद रखिएगा 1879 से 1949 तक। ये जी 1879 से 1949 तक, यानी कि 1879 में इसका पैदाइश हुआ, 1949 में इसका क्या डेथ हो गया था। प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। याद रखिएगा। प्रख्यात यानी कि फेमस कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। याद रखिएगा कि कानपुर में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां वार्षिक अधिवेशन की प्रथम अध्यक्ष भारतीय महिला में बनी थी। यह महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। याद है, ये महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। वर्ष 1947 से 49 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है। याद रखिएगा 1947 से 1949 तक 2 साल के लिए ये क्या राज्यपाल भी रही थी उत्तर प्रदेश की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू को लगाना है टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। है 43 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस पे ध्यान देना। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, मुंबई में हुआ था। बुल से तो ये स्टेटमेंट पहला क्या हो गया, गलत हो गया। कहाँ हुआ था, मुंबई में। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा दादा भाई नौरोजी किए थे, ये दूसरा वाला कोलकाता में हुआ था, पहला वाला मुंबई में हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये भी बात सही है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ था, दोनों में मिलान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि मुंबई में हुआ था, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यद्यपि इसे पुणे में आयोजित होना था, किंतु वहाँ हैजा फैल जाने के कारण यह मुंबई में आयोजित किया गया। अतः कथन एक असत्य है। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरम मजूमदार ने की थी। किसने की थी, अंबिकाचरम मजूमदार ने की थी। तो सारा हिस्ट्री पता हो गया सबको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में एओह्यूम को कांग्रेस की पिता कहा गया। कांग्रेस को पिता कहा गया। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में एओह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। और ये अधिवेशन किसके सहयोग से हुआ था? तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों के कारण हुआ था। और इसमें जो भी गैर कांग्रेसी उग्रवादी लोग थे उनको भी पुनः वापस इसमें लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसने कहा था? तो सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक ही होगा इसका भी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? देखिए, एक क्वेश्चन को कितने तरीका से कितने एग्जाम में पूछा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। बाल गंगाधर तिलक किस में है? तो बाल गंगाधर तिलक सी में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, नीचा कौन सही है, तो याद रखना होगा। करते हैं हम लोग। पहला बी, क्या कहता है? सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ये बात बिल्कुल गलत है, सरोजिनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी। दूसरा, C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। वो कहाँ थे? जेल में। ये बात सही है। एलन ऑक्टेलियन ह्यूम यानी कि प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल बात गलत है, ये तीन नहीं है। प्रथम ब्रिटिश में तो जॉर्ज यूले थे। किसने थे? कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे, तो स्कॉटलैंड के थे, तो ये कैसे होगा? अगला चौथा नंबर, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 4 सही है और 1 और 3 गलत है। अगला एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं हम लोग। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने वाला गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है, जिन्होंने वर्ष 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एओह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने। C.R. दास ने वर्ष 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, C.R. दास गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1922 ईस्वी में C.R. दास। जबकि 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में भी C.R. दास को अध्यक्ष नामित किया गया था। यानी कि 1921 का भी अधिवेशन जो कहाँ अहमदाबाद में होता, उसका भी अध्यक्ष इसे ही को नामित किया गया था। परंतु इस दौरान उन्होंने जेल होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाई और इसके जगह पे हकीम अजमल खान ने की थी। याद रखिएगा, 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन कांग्रेस का अध्यक्षता का नामित किसको किया गया था? तो C.R. दास को, लेकिन वह जेल में थे, इसलिए से उसके जगह पर किसको करना पड़ा उसकी अध्यक्षता? तो हकीम अजमल खान को। और 1922 ईस्वी में फाइनली गया अधिवेशन का अध्यक्षता C.R. दास के द्वारा करवाया गया और किया गया था। और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन यानी कि 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था? बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये ऑप्शन लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था।
याद रखिएगा, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह लाला लाजपत राय का राय था, स्टेटमेंट था। 47वीं बीपीएससी में पूछी हुई क्वेश्चन है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन, लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किसने कहा था? वॉल्व सिद्धांत की जब ये बात करें तो इसका भी आंसर लाला लाजपत राय ने कहा कि ये सुरक्षा वॉल्व के तरह हमको इसके लिए अध्यक्ष चुन करके बनाया गया है। बहुत सारी इसमें कहानियां हैं जिसको हम कभी बताएंगे आप लोगों को, कई एक वीडियो आएंगे कांग्रेस के अलावा। तो सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था। उसका बुक था एक यंग इंडिया, उसी में इसके बारे में व्याख्या किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे, यानी कि कांग्रेस के दिमाग का उपज किसको मानते थे? लाला लाजपत राय। तो डफरिन को, लॉर्ड डफरिन को। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की है। यानी कि लाला लाजपत राय का क्या था सोच कि अंग्रेज का संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए है, डफरिन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? ये बात किसने बोला था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, यानी कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था। तो याद रखिएगा, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति से सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी एक दफा देख लेते हैं हम लोग क्या है। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी बैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। क्या बोला था? कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरा भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। और 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। नपुंसक बना दूँ। और वर्ष 1904 ईस्वी में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। इतनी इसकी दिमाग थी किसकी? लॉर्ड कर्जन का। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे कौन थे? तो वह सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे वो? सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन इसका कि अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938 में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत का आज़ादी के बाद कांग्रेस को क्या कर दिया? समाप्त किया जाए। इस भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 56 अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किसने उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो कूट का सही उत्तर चुना करना है ना, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए, 2 और 4 सही है, यानी कि NC केलकर और IB सेन, यही दोनों। आंसर नंबर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी BG तिलक एवं CR दास का सहयोग चाहते थे।
यानी कि कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, बीजी तिलक एवं CR दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याध्यक्ष के कारण इस हेतु ये नेता उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी NC केलकर एवं IB सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल के भाग लिया था। एक गवर्नर जनरल ने क्या किया था? भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन, मुंबई 1915 में। लॉर्ड विलिंगटन 1915 में। चलिए, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वो मुंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन मुंबई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। ज्ञातव्य है कि विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल वर्ष 1931 से 1936 ईस्वी तक था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरिया ने की थी? याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरिया ने की थी? तो इसका आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सी विजय राघवन चेरिया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही 20 ही सदस्यता कुल 4 आना किया गया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब लोग भी इसका सदस्य बन सके। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये इसमें नागपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में की थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन चलते हैं हम लोग। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। यानी कि वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। यानी कि प्रजा को क्या दी जाए? पूर्ण उत्तरदायी सरकार देना अति आवश्यक जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? सही कूट का उत्तर चुनना है। चलिए, एक आता कांग्रेस नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। क्या ये बात सही है? हाँ, बात सही है। भाषाई के आधार पर तो ही इसमें तो क्या था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के पश्चात। अगला, वर्ष 1948 ईस्वी में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों की गठन की मांग को अस्वीकार किया था। ये भी वोट सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। एक और भी दोनों सही है। अगला एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वर्ष 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस की समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने इस मांग को क्या किया था? ठुकरा दिया था। ठुकरा दिया था। चलिए इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबको पता होगा, डॉक्टर CR दास, चित्तरंजन दास। कौन किया था? ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। वर्ष 1942 ईस्वी में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित सदस्य घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समिति के समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए, जैसे कि सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्थापना की थी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे।
याद रखिएगा कौन थे, तो चित्रंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की वर्ष 1932 में स्थापना की थी, तो उसका नाम है एम.के. गांधी। किसने की थी, तो एम.के. गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में एम.के. गांधी ने की थी। किसने की थी, तो एम.के. गांधी ने की थी। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो स्टेटमेंट है, पहला महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और स्टेटमेंट है तो इसमें से कौन है, एक 4 2 3, यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा। इसको मिलाना होगा, याद करना होता है इस क्वेश्चन को, तभी जाकर के क्वेश्चन बनता है, वरना नहीं बनता है क्वेश्चन। ईस्वी ईयर फैक्ट याद करना होगा। प्रश्नगत कांग्रेस अध्यक्ष का अध्यक्ष वर्ष निम्न है। पहला, महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सबको याद रखना। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी। फिर जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद रखना है, इसका पॉइंट किसी को याद नहीं था। 1929 में लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता की और अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी कि 3 बार कुल जवाहरलाल नेहरू क्या, लाहौर अधिवेशन 1929, अप्रैल 1936 में लखनऊ में और दिसंबर 1936 में फैजपुर में अध्यक्षता की थी। जबकि पटेल ने वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी, तो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा नाम है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो बेलगांव में, कर्नाटक में जगह पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है जगह, कर्नाटक में, सभी को याद होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, कहाँ की थी, तो बेलगांव अधिवेशन 1924, ऑप्शन सी आंसर होगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित कीजिए और नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान, सभाओं के क्या स्थान, अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में जानते हैं हम लोग। अब्दुल कलाम आज़ाद क्या है, अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 का किया था, रामगढ़ 1940 का किया था। और सरोजिनी नायडू क्या था, कानपुर 1925 का किया था। मोतीलाल नेहरू कहाँ किया था, अमृतसर 1919 का किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 का अध्यक्षता किया था। तो यानी कि एक का क्या होगा, एक का 4 2 का 3 यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 1 का 4 2 का 3। चलिए यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ दिया है मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई 1934 में, अब्दुल कलाम आजाद 1940 रामगढ़ जगह याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुनिश्चित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटिव स्पेशल है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है। सूची 1 सूची 2 स्थान और मेरठ, कानपुर, लखनऊ और बनारस, सबको याद होगा। कानपुर अधिवेशन 1925 में किसने किया था, तो सरोजिनी नायडू। तब कानपुर 2 का कितना हो जाएगा, 4, सबको याद हो गया। मेरठ, लखनऊ 2 का 4 किस ऑप्शन में, देखिए 2 का 4 पहला में दिखाई दे रहा है, किस में दिखा रहा है, पहला में दिखाई दे रहा है। 2 का 4 1940 मेरठ, ये है सॉरी 2 का 4 किस में दिखा है, 2 का 4 2 में है, 2 का 4 2 में, ए में भी और सी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए ना होकर सी हो जाएगा। क्योंकि 1 का 3 होगा। मेरठ वाला कहाँ हुआ था, 1946 में हुआ था और लखनऊ वाला 1916 में हुआ था। देखिए 3 का 1 सभी को पता होगा, 3 का 1 किस में, 3 का 1 तो यानी कि सी में है, सी में। अब बनारस सबको पता है 1905 ईस्वी में, बनारस 1905 ईस्वी में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी सब है। मेरठ अधिवेशन, चलिए मेरठ वाला कहाँ 1946 में हुआ, मेरठ वाला कहाँ हुआ था 1946 में हुआ था, कानपुर वाला 1925 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में और बनारस 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। हल करने की कुंजी तो लखनऊ में, कहाँ पे बताया था, लखनऊ में ही हल करने की कुंजी बताया था। अगला, वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्त दिला सके।
गरीबी और बेकारी और गुलामी से मुक्त दिला सके 1936 में बोला था। अगला, वर्ष 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सभी को पता है, अभी बार पढ़ रहे, सुभाष चंद्र बोस। यानी कि कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1919 से 1921 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर वर्ष 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि जेबी कृपलानी वर्ष 1940 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो सभी के बारे में एक से हम पढ़ लिए। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे और वीडियो को 1.5 या 1.25 की स्पीड में देखेंगे, क्योंकि मेरा खुद स्पीड ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1938 अभी पढ़े, सुभाष चंद्र बोस होगा। कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा है क्वेश्चन, सबको पता हो गया। इसके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है? हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 40 से 46 तक, इसका 45 भी कहीं किया जाता है, याद रखिएगा। अगला, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 से 1958, 1888 में इसका पैदाइश हुआ था, 1958 में इसका डेथ हो गया था। वर्ष 1910 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। यानी कि दिल्ली वाला जो विशेष सत्र 1910 में होता, उसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। याद भूलिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र का पद धारण करने वाला कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। और अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी कि सबसे ज्यादा बार कंटिन्यू 6 बार लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद का पोस्ट संभाला। और आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 ईस्वी तक वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोल रहा है। आनंद मोहन बोस 1947 से 1946 का पीरियड था। और 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस का कार्यकाल यानी कि जन्म 1859 और मृत्यु 1924 में हुआ था। ये वर्ष 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया है, सूची 2 है, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थान सबको पता होगा। डॉक्टर एम ए अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। देखिए सी और डी से आप पकड़ सकते हैं। सी वाला सरोजिनी नायडू वाला कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस में। और सुभाष चंद्र बोस वाला हरिपुरा में हुआ था। यानी कि सी का 2 और डी का 1, 2 का 1 किसमें? सी का 2 किसमें? सी का 2 और 4 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो 1 का सबको पता हो गया होगा, मद्रास होगा। और पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में हो गया, यानी कि इसका आंसर नंबर सी हो गया। सभी को पता हो गया। अगला एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या हरिपुरा कांग्रेस, क्या करें? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 ईस्वी की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने, नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने, और मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने, और एवं कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। तो सभी को पता गया 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने, और हरिपुरा में अधिवेशन जो 1938 में उसका सुभाष चंद्र बोस, और नासिक में 1950 में हुआ था उसका पुरुषोत्तम दास टंडन, और मद्रास में अधिवेशन 1927 में हुआ था उसका अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी, और कानपुर अधिवेशन में 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ये चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। ये सब क्वेश्चन अगर आपको पकड़ रहेगा तो। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? सबको पता है 6 बार लगातार। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 1946 ईस्वी तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आजादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार
फर्स्ट इंदिरा गांधी, फर्स्ट इंदिरा गांधी का आता है 1978 से 1984 तक, दूसरा में राजीव गांधी वर्ष 1950 से 1991 तक, और तीसरा सरोजिनी नायडू सोनिया गांधी वर्ष 1998 से 2017 तक। 98 से 17 यानी कि 19 साल, ये 20 साल ये हो गया। और सबसे लंबा कार्यकाल तथा वर्ष 1919 से 1922 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। सभी याद रखिएगा, कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। अगला एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। बहुत क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। उन्होंने कांग्रेस के 54वें अधिवेशन यानी कि नवंबर 1940 में मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन यानी कि दिसंबर 1948 में जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 का अध्यक्षता किया था। जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन 1929 का, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन क्रमशः 1929, 1936 और 1936 में किया था, दिसंबर, है ना, अप्रैल 1936 और दिसंबर 1936 तथा सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है हम लोग, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये आंसर है जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? यानी कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो चलिए, आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सारा एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग खत्म कर दिए, और इतना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मैं हमारे चैनल से आप लोग बने रहे और हम आप लोगों के बीच एक से एक वीडियो और डिफरेंट टॉपिक पर इस हिस्ट्री को हम पुनर्वलोकन घटना चक्र कंप्लीट करेंगे, और 72 बीपीएससी में आप लोग बने रहेंगे। तो आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।